नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 के आयोजन से युवाओं के लिए नए अवसर का द्वार खुलेगा और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्यवाही पर पाकिस्तान भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी देगा जवाब। एनसीपी नेता शरद पवार ने केंद्र को किया आगाह। भारत ने मीडिया चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की, सैन्य अभियान के लाइव कवरेज पर लगा दी रोक, कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा सरकार का लक्ष्य हर हाथ को मिले काम, कहा पिछड़े वर्ग को काम मिले इसलिए सरकार कटिबद्ध। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई, मुंबई, ठाणे और अमरावती के मेलघाट में लगी भीषण आग। और पहलगाम आतंकी हमले के चलते मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के बाद अब सिंगर श्रेया घोषाल ने रद्द किया अपना लाइव कॉन्सर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई एक बार फिर ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी में जुट गया है। वेव्स 2025 के जरिए मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट सेक्टर के इनोवेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक शानदार मौका मिलने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वेव्स 2025 युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा और रोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मोदी ने कहा कि मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट जैसे उभरते हुए क्षेत्र में भारत का युवा अपनी कल्पना शक्ति और हुनर के दम पर दुनिया भर में नई पहचान बना सकता है। इस आयोजन से देश में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। वेव्स 2025 के जरिए न केवल इनोवेटर्स को मंच मिलेगा, बल्कि नए स्टार्टअप्स और उद्यमों को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता शरद पवार ने केंद्र सरकार से कहा है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे। शरद पवार ने सिंधुदुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय विमानों को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने से रोका गया तो इसका भारत पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। पवार ने आगे ये भी कहा कि अगर आप फैसला लेते हैं कि उनके विमान हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, तो वो भी फैसला लेंगे कि हमारे विमान उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यूरोपीय देशों के लिए सभी उड़ानें पाकिस्तान से होकर जाती हैं। अगर उड़ान पाकिस्तान से होकर नहीं जाएगी तो हवाई यात्रा ज्यादा महंगी हो जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एनसीपी चीफ शरद पवार। एका दिवशी पाकिस्तानला एक वेसेल द्यायचं एक आमच्याने केलं। माझं मत असं होतं की आपण आज बोलतोय, उद्याच्या उद्या पाकिस्तानी असे निघाले, पाकिस्तानी काल निकाल घ्यायचे, त्याचं विमान तुमच्या आधीच येणार नाही हे जे तुम्ही ठरवलं, तर त्यांनी ठरवलं की भारताचे विमान त्यांच्या देशावर जाणार. संपूर्ण युरोप
अमेरिका इथे जायचं असतं आपल्याला पाकिस्तानमधून जावं. ते जाणं बंद जर केलं तर जुलूसचा जुलूस हा घ्यावा लागेल आणि त्याच्यावर प्रवास हा आर्थिकदृष्ट्या अधिक महागडा होईल. त्यामुळे आपण निकाल घेतले त्याचा परिणाम पाकिस्तानवर होईल. पण पाकिस्तान गप्प बसेल असं नव्हे, तेही असे निकाल घेण्याची शक्यता आहे. अशी शंका मला होती, ती काय घडली. आतंकी हमले के बाद देश में गम और गुस्से का माहौल है. भारत सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रहा है. इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मीडिया चैनलों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें सैन्य अभियान के लाइव कवरेज पर रोक लगा दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सावधानी बरतने और मौजूदा कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है. एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की रियल टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या स्रोत आधारित जानकारी का प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए. समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को लाभ मिल सकता है और हमारे सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता तथा उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इसलिए मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आम नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि वो न केवल कानूनी दायित्वों का पालन करे बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी निभाए. अगर किसी चैनल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्रालय ने दोहराया है कि सभी टीवी चैनल्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता देश की सुरक्षा के लिए सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का पालन करें और राष्ट्र सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें. यह एडवाइजरी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी की गई है. मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में आज एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने विशेष रूप से शिरकत की. कार्यक्रम में आठवले ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले. विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. आठवले ने आगे कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं देश के युवाओं के लिए नए रास्ते खोल रही हैं, जिससे लाखों युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है. आठवले ने रोजगार मेले के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये आयोजन सिर्फ नौकरियां देने के लिए नहीं बल्कि युवाओं के कौशल विकास के लिए भी बेहद अहम है. केंद्रीय मंत्री आठवले ने घोषणा की कि भविष्य में देश और राज्य के प्रत्येक जिले में इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे. साथ ही युवाओं से अपील की कि वो नौकरी पाने के साथ साथ स्वयं रोजगार के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करें. आठवले ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हाथ को काम देना जरूरी है. कार्यक्रम के अंत में आठवले ने युवाओं से अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी मेहनत से एकजुट होने का आह्वान किया. आठवले ने युवाओं से अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाने का आह्वान किया. इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर भी मंत्री रामदास आठवले ने अपनी प्रतिक्रिया दी. आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले. जो आतंकवादी मुसलमान है उनको तो सबक सिखाना ही है जी. लेकिन ये हमले के बाद, पुलवामा के हमले के बाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग रास्ते में आए हैं और वो सब मुसलमान थे. उन्होंने मतलब आतंकवादियों के पुतले ही जलाए. उन्होंने भारत सरकार के साथ हम सब लोग हुए ये हमको बताया है. हाथ में तिरंगा झंडा लेकर उन्होंने आंदोलन किया है. इसीलिए मुझे लगता है कि कश्मीर का जो पूरा मुस्लिम है ये पूरा हमारे साथ है. उनका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है और इसी तरह मतलब इसी तरह कोई बात की होगी उसमें कोई तथ्य नहीं है. हरियाणा के नूह में शनिवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को टक्कर मार दी.
इस हादसे में 6 कर्मचारियों की जान चली गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कई शवों के टुकड़े हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस बचाव कार्य में जुट गई। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह 10 बजे ये दुर्घटना फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के इब्राहिम बास गांव के पास हुई। उस समय 10-12 कर्मचारी एक्सप्रेसवे की सफाई में जुटे थे। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से आतंकवादियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय सेना की आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई को देखते हुए आतंकी संगठन घबराए हुए हैं। ताजा घटनाक्रम में लश्कर ए तैयबा समर्थित संगठन TRF ने एक पत्र जारी कर पहलगाम में पर्यटकों पर भीषण हमले की जिम्मेदारी से खुद को नकार दिया है। इससे पहले TRF ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब आतंकी हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं वो, और दावा कर रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया साइट को हैक कर लिया गया था। जानकारी के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया को हैक करने का आरोप भारतीयों पर लगाया है। आवाज समाचार में यहां लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह धर्म पूछकर नागरिकों को अपना निशाना बनाया था, ठीक उसी तरह अब हिंदुओं को भी साथ आना चाहिए। अब आप कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदारों से उनका धर्म पूछिए। अगर वो हाँ कहें तो उनसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहिए। ये कहना है महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का। नितेश राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हिंदू धर्म सभा की रैली को संबोधित करते हुए विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को मारने से पहले उन्होंने धर्म पूछा। उन्होंने हिंदुओं से कलमा पढ़ने को कहा। अब हिंदुओं को भी साथ आना चाहिए। अब आप कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदारों से उनका धर्म पूछिए। अगर वो हाँ कहे तो उनसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहिए। अब नितेश राणे के इस बयान पर सियासी गलियारों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर आवाज इंडिया की नजरें रहेगी। तर तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारून तरी तुम्ही खरेदी करा. ही मागणी करा म्हणजे हिंदू समाजाने करायला. मग व्यवहार आणि खरेदी करण्या अगोदर धर्म विचारा आणि मग हेही विचारा, धर्म हिंदू आहे ना, चल बोलून दाखव हनुमान चालीसा. मला विचार, मग लगेच निघेल हवा कशी. मग नाही येत असेल ना, पुढच्या निर्णय सांगा, मैं तेरे से नहीं खरीदूंगी असं बोलून हिंदूच्या दुकानाकडे निघून जाईल. पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। ऐसे में भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को अब देश छोड़कर वापस जाना होगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि अब सीमा हैदर का क्या होगा। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। यहाँ पर उसने अपने प्रेमी सचिन से शादी की और अब उनकी एक छोटी बेटी भी है। सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाली सीमा हैदर का एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। सीमा हैदर ने वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। सीमा अपने पति सचिन के साथ वीडियो में नजर आ रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उन्होंने मोदी जी और योगी जी से गुहार लगाई है कि मैं उनकी शरण में हूँ, मैं उनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए।
यूजर्स ने सीमा हैदर की पोस्ट पर मिले जुले कमेंट किए हैं। अब देखना यह है कि सीमा हैदर को लेकर भारत सरकार क्या फैसला लेती है। महाराष्ट्र के जलगांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। मिल रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान में असुरक्षा और अत्याचार से परेशान होकर आए सिंधी समुदाय के कई परिवार अब भारत में स्थायी तौर पर बसने की मांग कर रहे हैं। इन नागरिकों ने बताया कि पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों का खुलेआम अपहरण हो रहा है। डर का माहौल ऐसा था कि घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। 2 से 3 साल पहले ये परिवार लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए और अब महाराष्ट्र के जलगांव में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारत में आकर उन्हें पहली बार चैन की सांस मिली है। हाल ही में पाकिस्तान गए कुछ रिश्तेदार पहलगाम में हुई घटना के बाद वहां फंस गए हैं। इन परिवारों ने सरकार से अपील की है कि उनके परिजनों को भी सुरक्षित भारत लाया जाए। इन सिंधी परिवारों का साफ कहना है कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते हैं और भारत में ही स्थायी नागरिकता पाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं जलगांव में रह रहे पाकिस्तानी सिंधी समुदाय के इन नागरिकों ने क्या भावनाएं व्यक्त की। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल स्वातंत्र्य वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बावनकुळे ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब तो राहुल गांधी की बुद्धि ठिकाने आ जानी चाहिए और उन्हें महाराष्ट्र और देश से माफी मांगनी चाहिए। बावनकुळे ने कहा कि वीर सावरकर ने काले पानी की सजा काटकर देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और ऐसे महापुरुष का अपमान करना निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा, ये कहते हुए कि सावरकर के अपमान के बावजूद वो राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्पष्ट कहा कि वीर सावरकर के बलिदान को समझे बिना उन पर टिप्पणी करना राहुल गांधी की अज्ञानता को दर्शाता है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर चंद्रशेखर बावनकुळे ने क्या कुछ कहा। खरं तर माझ्या तोंडात एवढे वाईट शब्द निघतात आहे, पण मी थांबवले आहे। राहुल गांधींनी जरा समज घेतली पाहिजे। काळ्या कोठडीमध्ये ज्या स्वतंत्रवीर सावरकरांनी संपूर्ण आयुष्य दिले आणि आमच्यासारख्या लोकांना, देशाला, विश्वाला प्रेरणा दिली, अशा स्वातंत्र्यवीर सावरकराबद्दल त्यांची निंदा करणे, त्यांना महाराष्ट्रात येऊन वाईट पद्धतीने बोलणे आणि उद्धव ठाकरेंनी त्यांना साथ दिली। उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा जेव्हा राहुल गांधींनी अपमान केला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा, तेव्हा तेव्हा उद्धव ठाकरे राहुल गांधीच्या पाठीशी उभे राहिले आणि उद्धव ठाकरेच नाही, आदित्य ठाकरेंनी शेगावमध्ये मिठी मारली राहुल गांधीला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला म्हणून। आज सुप्रीम कोर्टाने फटकारलाय। आता तरी राहुल गांधीच्या डोकं ठिकाणावर येईल की स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणजे काय आहे। सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे। राहुल गांधींनी या ठिकाणी खरं तर महाराष्ट्राची, देशाची माफी मागितली पाहिजे। देशाची माफी मागितली पाहिजे, महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर बोलणं काय माहिती आहे तुम्हाला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं देशाची माफी मागितली पाहिजे राहुल गांधींनी। मुंबई से सटे भिवंडी शहर के ग्रामीण इलाके में आज न्यू स्वागत फेज 2 मणि सूरत कंपाउंड के पास स्थित एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। ये इमारत ग्राउंड +3 यानी 4 मंजिला की थी और इसके निचले हिस्से में लगभग 6 गोडाउन पूरी तरह प्लाईवुड से भरे हुए थे। आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका धुआं 8 से 10 किलोमीटर दूर तक नजर आया। आग ने ऊपरी तीनों मंजिलों को पूरी तरह खाक में बदल दिया। गनीमत ये रही कि बगल में स्थित कपड़ों के गोदाम को समय रहते खाली कराया गया, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। ये गोडाउन है, स्वागत कंपाउंड गोडाउन है। ये मेरा नाम विनायक मोतीराम नाइक है। गोडाउन प्लाई का है। रानाल गांव में स्वागत कंपाउंड, उसमें वो प्लाई का गोडाउन है, उसमें आग लग गई है। 2.5-3 के दरमियान हो गया होगा वो। भिवंडी में लाइवुड के गोदाम में लगी आग की घटना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस आग की घटना में दमकल विभाग की ओर से तैनात एक दमकल विभाग का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। शनिवार को करीब सुबह 11 बजे
प्लाईवुड के गोदाम में लगी आग को बुझाने के दौरान दमकल विभाग का अधिकारी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में उसके हाथ और पैर दोनों में गंभीर चोटें आई हैं और फ्रैक्चर हो जाने की बात सामने आ रही है। घायल जवान को तत्काल भिवंडी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल हाथ और पैर में सूजन के चलते ऑपरेशन टाल दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सूजन कम होने के बाद सर्जरी की जाएगी। इस पूरे मामले पर दमकल विभाग के अधिकारी हरिश्चंद्र अंबिवट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरा नाम हरिश्चंद्र अंबवाग, भिवंडी अग्निशमन दल फायरमैन। रानाल मैंने सूरत कंपाउंड में अंगार लगी थी, उधर मैं काम कर रहा था। वो गाड़ी के ऊपर जाके पानी मार रहा था, उधर से प्रेशर के वजह से ऊपर से गाड़ी के नीचे गिरा और पैरों में और हाथ में चोट आई, मतलब फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टर ने कि अभी मलहम पट्टी लगाया है और सूजन के लिए, और सूजन कम होगी उसके बाद में बाकी कुछ प्रोसीजर। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां ढकना जंगल इलाके में भीषण आग लग जाने की घटना सामने आई है। आग इतनी तेजी से फैली कि जंगल के बड़े हिस्से में पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। स्थानीय आदिवासियों और वन विभागों की टीमें आग पर काबू पाने की भरकस कोशिश कर रही हैं। हालांकि आग की तेजी को देखते हुए राहत कार्यों में काफी मुश्किलें भी आने की खबर सामने आ रही है। आग की चपेट में आने से पूरे जगह की कीमती संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडराता दिख रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मेलघाट का ये इलाका जैविक विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इस आग से पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज के बाद से ही चर्चा में है, लेकिन अब यह फिल्म एक विवाद के कारण सुर्खियों में आ गई है। मशहूर यूट्यूबर और कवि याया बुटवाला ने फिल्म के मेकर्स पर उनकी जालियांवाला बाग पर लिखी कविता की पंक्तियों को बिना अनुमति कॉपी करने का गंभीर आरोप लगाया है। याया ने सबूत के तौर पर अपनी कविता और फिल्म में अनन्या पांडे के बोले गए डायलॉग्स का वीडियो शेयर किया है। यह मामला अब और गर्मा गया है। याया ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक लंबा पोस्ट भी लिखा है। याया ने कहा है कि 4 दिन पहले उनके एक फैन ने उन्हें फिल्म का एक क्लिप भेजा, जिसमें डायलॉग उनकी कविता जालियांवाला बाग से हूबहू मिलते थे। यह कविता याया ने 5 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित की थी। उन्होंने लिखा, ये साफ साफ कॉपी पेस्ट है। मेकर्स ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की, यहाँ तक कि फुसफुसाना जैसे शब्द भी वैसे ही उठाए गए हैं। याया ने फिल्म के डायलॉग राइटर सुमित सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक लेखक के लिए सबसे गलत काम है कि किसी दूसरे लेखक की रचना को बिना क्रेडिट दिए चुराना। याया ने अपने फैन से अपील की है कि वो इस मुद्दे को फिल्म के निर्माता करण जौहर, डायरेक्टर करण सिंह त्यागी, धर्मा प्रोडक्शन, अक्षय कुमार और अनन्या पांडे तक पहुंचाए। उन्होंने सुमित सक्सेना को टैग करते हुए लिखा है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि किसी लेखक का काम बिना क्रेडिट चुराना सबसे गलत है। उन्होंने इस मामले को और गंभीरता से उठाने की बात कही है। हालांकि धर्मा प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति की ओर से
अब तक इस आरोप पर कोई जवाब नहीं आया है। चलते चलते मैं एक दीवार के पास पहुंचा। वहां गोलियों के निशान थे। वहां से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। दीवारों के ज्यादा पास जाना, फुसफुसाने की आवाजें आती। जब दीवारें बात करती और आप चुप हो जाओ तो मन में एक सवाल उठता है कि दरअसल मरा कौन है। जब दीवारें बात करती, आप चुप हो जाओ तो मन में क्या सवाल उठता है? ये सवाल उठता है कि दरअसल मरा कौन। मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के बाद अब सिंगर श्रेया घोषाल ने अपना लाइव कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ रही है। इसी बीच श्रेया घोषाल ने अपने कॉन्सर्ट को रद्द करने का मन बनाया और आयोजकों से बात कर आज होने वाले शो को न करने का फैसला लिया है। श्रेया घोषाल ने अपने फैंस के साथ भी इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है और रिफंड देने की बात कही है। श्रेया का ये शो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में शाम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक होने वाला था। श्रेया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हाल ही में हुई दुखद घटना के मद्देनजर आयोजकों ने कलाकारों के साथ मिलकर इस शनिवार 26 अप्रैल को सूरत में होने वाले शो को रद्द करने का फैसला किया है। सभी टिकट धारकों को पूरा पैसा वापस मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के दुख में इंडस्ट्री के सभी स्टार्स शोक व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से और दर्द से गुजर रहा है। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना ने देशवासियों के साथ साथ फिल्मी हस्तियों को भी स्तब्ध कर दिया है। कई कलाकारों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी और हमले पर गुस्सा जाहिर किया। रजनीकांत ने कहा कि दुश्मन जानबूझकर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से दोषियों को ढूंढकर ऐसी सख्त कार्रवाई करने की मांग की जो कल्पना से परे हो। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए रजनीकांत ने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की जनता में गुस्सा और दर्द है। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी सेना अधिकारी के किरदार में नजर आए थे, जिसमें वो दुश्मनों को ललकारते हुए दिखे। अब सुनील शेट्टी का वही गुस्सा फिर एक बार पाकिस्तानियों पर निकला है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा है कि दुश्मन को दिखाना है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। सुनील शेट्टी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम भारतीयों को एक रूप में एकजुट रहने की जरूरत है। हमें उन लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एकजुट रहना चाहिए। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि वो फिल्म की शूटिंग हो या फिर छुट्टियां, कश्मीर जरूर जाएंगे और इस सिलसिले में उन्होंने वहां के अधिकारियों से बात भी की है। सुनील शेट्टी ने कहा कि हमें ये फैसला करना है कि आज से अगली छुट्टी जो हमारी होगी वो कश्मीर में ही होगी और कहीं नहीं। उनको ये दिखाना है कि हमें डर नहीं है और वाकई में हम डरे नहीं हैं। और आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज इंडिया।